अ, जो शुरुआत करूँगा मैं थोड़ा-सा मैं अपने बारे में बताऊँगा कि मैं आप दीक्षा मेरे से कई कई दिनों से बातें कर रही हैं, हम लोग काफ़ी बातें किया करते हैं, महीने में 1 बार तो हमारी बात हो ही जाती है। वो मुझसे लगातार कहा करती है कि सर यहाँ का जो माहौल है, एनवायरनमेंट है, वो बहुत सपोर्टिव नहीं है, बच्चे बहुत कुछ करना चाहते हैं, वो आगे नहीं पहुँच पाते, उनको कोई दिशा दिखाने वाला नहीं है। तो मेरा पर्यावरण एक्चुअली यहीं से शुरू करूँगा मैं। पर्यावरण मीन्स द सराउंडिंग। आपके आस-पास क्या घटित हो रहा है, कैसे घटित हो रहा है, उससे आप कैसे प्रभावित हो रहे हैं, हम लोग इसके बारे में थोड़ा-सा बात कर रहे हैं। मैंने अपने बारे में इसलिए भी पहले बताया कि मेरी जो पैदाइश है और मेरा जो ग्रेजुएशन है इवन, वो आपके बिल्कुल पास से 12 कॉलेज से 12 गवर्नमेंट पीजी कॉलेज, आप लोगों से शायद 100 किलोमीटर है। अशोकनगर से 50 या 80 या 100 किलोमीटर। मुझे भी ठीक वैसी की वैसी परेशानी होती थी जैसे इस वक्त यहाँ बच्चे जो बैठे हैं, शिवनंदन यादव, हर्षित यादव या कृष्णा यादव, इस तरह के जितने भी बच्चे हैं, मैं इन्हीं लोगों में से हूँ, सच बात तो ये है। लेकिन एक चीज़ जो मुझे समझ में आती थी कि मुझे अपने आस-पास की चीज़ों से एक संघर्ष करना था, एक विकास करना था। आज क्योंकि हमारा जो बातें करने का जो शब्द बिंदु है जिस पर हमें आस-पास रहना है, वो है पर्यावरण और पर्यावरण, विकास, समस्याएँ और समाधान, 4 ही शब्द मुझे पता है। तो ये जो पर्यावरण नाम का जो शब्द है, उसमें हम लोग यूजुअली फिजिकल वर्ल्ड को लेते हैं कि जो भौतिक चीजें हमारे आसपास है, जल, हवा, पानी वगैरह। लेकिन हम विचारों को और वो जो सराउंडिंग है, जिस ऑरा को जिसको हम बोलते हैं, जो एक तेज होता है, हम उसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं। हमें ये चौथा या पांचवा जो स्तंभ है, इसको भी पर्यावरण में सम्मिलित करना चाहिए कि हमारे आसपास का माहौल हम कैसा बनाते हैं, कितना वो आपको ऊपर उठाने में सहायक हो सकता है। वो चाहे विचार हो, चाहे आदान प्रदान हो, हमारे कम्युनिकेशन हो, ओवरऑल इन चीजों के संबंध में चाहे कुछ भी बातें कर लें, हमारी वो सारी की सारी बातें जो हमें एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए धक्का दे सकती हैं ऊपर की तरफ। मैं आज भी, मुझे पता है, 22 साल पहले, 23 साल पहले की बात है, जब मैंने पहली बार लोगों से कहा था कि यार मैं आईएएस बनना चाहता हूँ, मुझे जेएनयू जाना है, जेएनयू जाकर मैं आईएएस की तैयारी करूंगा, तो लोग मुझ पे हंसे थे। मुझे लगा यार ये तो बड़ा खराब पर्यावरण है, सराउंडिंग मुझे सपोर्ट नहीं कर रही। और मैंने उस समस्या को फोकस किया, नहीं यार, अपने को तैयारी करनी है, अपने को पहुंचना है मुझे। जब मैं सेलेक्ट हो गया, तो उस दिन भी बड़ी शानदार बात थी कि लोगों ने कहा कि वाई टू गो फॉर लाइक जेएनयू, जेएनयू तुम क्यों जा रहे हो, एमएससी तो तुम कोटा से भी कर लोगे। यू नो, इतना जबरदस्त एक माहौल था कि लोगों को पता ही नहीं था। बस यही बातें एक्चुअली हमारे इस भौतिक पर्यावरण में भी होती है। हमारे पास बहुत सारी संभावनाएं होती हैं, आसपास बहुत कुछ होता है जिसको हम कर सकते हैं, हम समझ सकते हैं, और हमें जिसका इस्तेमाल करना आना चाहिए। लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि हम कर क्या रहे हैं। कई बार विकास को जो परिभाषित किया जाता है, वो बड़े अलग ढंग से कर लेते हैं हम लोग। विकास मतलब क्या? अगर मैं एक इंसानी विकास के संबंध में बात करूं, तो हम एक बंदर से लेकर और आज एक कपड़े पहनने वाले और बिल्डिंग बनाने वाले इंसान तक तो बन गए। लेकिन अगर इस पूरी की पूरी घटना को मैं स्टेप बाय स्टेप देखूं, तो हमने असल में सुविधाएं विकसित की थी। हम जब नंगे घूमते थे, पेड़ों पे रहते थे, तो हमारे पास सुविधा नहीं थी कि हम सर्दी गर्मी बरसात से बच सके। तो हमने क्या किया, हमने विकसित किया अपने आप को, हमने पेड़ों की छालों को लपेट लिया। चलो ठीक है, विकास हो गया। एक बार फिर विकास हुआ कि पेड़ों की छालों से काम नहीं चलेगा भाई, हमें तो घर बनाना पड़ेगा। हमने झोपड़ियां बनाना शुरू कर दी। एक बार फिर और विकसित होना हम शुरू हुए, हमने शिकार करना शुरू कर दिया पेड़ों के फलों की जगह। और ज्यादा विकसित हुए तो हमने शिकार के लिए जो जितने टूल्स बनाने चाहिए थे, जो हथियार बनाने चाहिए थे, हमने वो हथियार बना लिए। अंत में क्या हुआ, वो हथियार हमने दूसरे इंसानों पर चलाना शुरू कर दिया। तो यहां से समस्याएं शुरू होती है। एक विकास हमने किया, हमने अपनी सुविधाओं के लिए, अपनी मतलब मनुष्य, यहाँ मेरे लिए अपनी मतलब कोई जाति विशेष, कोई धर्म विशेष नहीं है। अपनी मतलब हम मनुष्यों की सुविधाओं के लिए, जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा विकसित हो सकें, ज्यादा सुविधाजनक ढंग से हम इस धरती पर रह सकें। ये जो सारा का सारा मामला चलता गया, तो हम कई सारी शताब्दियों से आगे बढ़ते जा रहे हैं, और हमने विकास को इस लेवल तक ला दिया कि अब तो मैं यहाँ बैठा हूँ और आप अशोक नगर में मुझे सुन रहे हो। ये भी एक तरह का विकास ही है शायद। और इतना जबरदस्त विकास है कि मैंने कभी सोचा नहीं था मैं प्रिंसिपल साहब से मिलूंगा इस तरीके से, वो भी प्रत्यक्ष रूप से आमने सामने बैठ के। लेकिन विकास का ये वाला जो हिस्सा है, वो बड़ा सपोर्टिव है। हमें लगता है वाओ, हम कहाँ तक पहुंच गए। लेकिन अगर मैं कहूं कि भाई मुझे तो आपके अशोकनगर की मिठाई खानी है और वहां आकर ही मिठाई खाऊंगा, तो भाई ये तो संभव नहीं है। मेरा विकास थोड़ा सा कहीं ना कहीं अधूरा रह गया, वो बात अलग है। कुरियर से भेजा जा सकता है। बट थोड़ी सी मैं कुछ समस्याओं पर आ जाऊंगा कि वाकई में क्या विकास जिस दिशा में जा रहा है, और
जिस तरीके से जा रहा है, क्या वो सचमुच पूर्ण है? हम लोग क्या वाकई में सही ढंग से विकास कर रहे हैं? विकास की जो समस्याएं जहां से वो विकसित होती दिख रही हैं हम कि जो सारा का सारा जनसंख्या का जैसे हम कहेंगे विस्थापन हो रहा है शहरों की तरफ, तो एक सबसे बड़ी समस्या इस वक्त विकास की ये है कि हर गांव वाले बच्चे को लगता है कि ज्यादा विकास शहर में है, क्योंकि विकास को जो वो परिभाषित करता है वो बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं को करता है, बड़े शानदार रोड्स को करता है। उसके लिए विकास की परिभाषाएं यही है, कोई एक बड़ा सा स्कूल, कोई एक बड़ा सा कॉलेज। उसके लिए विकास वो नहीं है कि वो अपने पड़ोसी के साथ बैठ के घंटों गप्पे मार सकता है। उसके लिए विकास, ये विकास की परिभाषा में ये आ ही नहीं रहा है। हम एक समाज हैं, हम एक मनुष्य हैं, और हमारे को विकास कुछ इस तरीके से परिभाषित करना है कि वो जो छठवां स्तंभ में कह रहा था कि हमारे विचार, हमारी मौलिकता, हमारा अंदर की जो जिसे हम कहेंगे जीने की इच्छा है, जीवन को आनंदित करने की जो क्षमताएं हैं, हमें उसको भी साथ में कंसिडर करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। हर वो चीज, चाहे हम जल का उपयोग करें, चाहे वायु का उपयोग करें, चाहे धरती का उपयोग करें, हमें उस आनंदित अवस्था का लाइक साथ साथ रखना पड़ेगा। अदरवाइज हमारा विकास कहीं ना कहीं एक बड़ी मुसीबत बन के आ जाएगा। जैसे कि मैं आगे में आपसे बात करूंगा कि कैसे हमारा अपना विकास एक मुसीबत बन गया है। मैं आपसे एक बहुत छोटी सी बात करता हूं। आप सबने सुबह उठते से ही आप क्या करते हैं? आप शौच के लिए जाते हैं, यहां से शुरू करते हैं। मैं विकास की दो बड़ी अलग अलग बातें करूंगा कि हम लोग कैसे विकसित हुए। अगर मैं आज से 100 साल पहले के बारे में करूं, शौच थोड़ा सा अजीब लगेगा। टॉयलेट एक प्रेम कथा, एक पिक्चर भी बनी थी आपको। वो ठीक है, एक पॉजिटिव है, प्रधानमंत्री जी ने घर घर शौचालय वाला एक कंसेप्ट चलाया, वहां तक तो ठीक है। लेकिन इसका आपको पता है एक नेगेटिव स्वरूप क्या है? अगर मैं आज से 100 भी क्या 50 साल पहले तक की बात करूं, जब शौचालय घर में नहीं हुआ करते थे तो एक बार शौच जाने के लिए सिर्फ एक लोटा पानी लगता था। आज हम इतने विकसित हो गए कि एक बाल्टी पानी खर्च करते हैं। ये विकास का एक नेगेटिव स्वरूप है। आप अगर मेरी इस बात को समझ पा रहे हैं तो बड़ी गजब की बात है ये। हम एक पानी, खर्चीले पानी की तरफ चलते चले गए। अगर आज से मैं 1000 साल पहले की तरफ जाऊं तो बाथरूम का कंसेप्ट नहीं था, स्नानाघर का कंसेप्ट नहीं था, जहां हम कई कई बाल्टियां एक आदमी इस्तेमाल कर रहा है, वो तालाब पे जा रहा है और वो उसने पानी खर्च नहीं किया। तो हमने हमारे संसाधनों का दोहन किया ही नहीं था। हम जैसे जैसे विकसित होते चले गए, हमने संसाधनों का भयंकर तरीके से दोहन करना शुरू कर दिया। अगर आप इस चीज को ऑब्जर्व कर पा रहे तो वैसे मैं ये नहीं कह रहा हूं कि टॉयलेट मत बनाओ, मैं ये नहीं कह रहा हूं, ओके। पर मैं एक एक चीज पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि हमने हमारी जो जीवन शैली है उसको खर्चीली बना दी। हमने ज्यादा पानी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल लूंगा। हमने पॉल्यूशन किस तरीके से इंक्रीज किया है। आज से सिर्फ 50 साल पहले तक अगर आप किसी शादी में, शादियों का सीजन चल रहा है, किसी शादी में जाते थे तो पत्तल दोने इस्तेमाल तो होते थे, और जो गिलास होता था पानी पीने का वो घर से लेके जाते थे। आज 2020 में बुफे होता है, खाना होता है, प्लास्टिक जबरदस्त ढंग से इस्तेमाल होता है, जिसको यूज करने का, जिसको फाइनली खत्म करने का हमारे पास कोई तरीका ही नहीं है। हम एक्सेस ऑफ वाटर इस्तेमाल कर रहे हैं। हम सिर्फ एक घूंट पानी के लिए कम से कम एक गिलास पानी फेंक देते हैं, शादियों में भी नहीं, घरों पे भी। हमने विकास को दिशा ही गलत दे दी। हम एक खर्चीली तरफ चले गए। आज से अगर मैं वाकई 25-30 साल पहले तक चला जाऊं, शादी के लिए एक नॉर्मल घर के बाहर टेंट लगता था और काम हो गया। हमने विकास इतना जबरदस्त कर दिया अभी कि हम एक शादी में 25, 30, 40, 50, 60 लाख, 1 करोड़ तक खर्च कर रहे हैं 2 दिन का एक खेल के लिए। ये कौन सा विकास है? ये विकास नहीं हो सकता, प्लीज, ये विकास नहीं हो सकता। ये कहीं ना कहीं एक दिखावे वाली बेवकूफी की तरफ जा चुके हैं। ये पर्यावरण को कैसे नुकसान कर रहा है? अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैंने जो पहला उदाहरण लिया टॉयलेट का, वो हमारे वाटर रिसोर्सेज को जबरदस्त ढंग से वेस्ट कर रहा है देखा जाए तो। अगर मैं नहाने के संबंध में बात करूं तो हमने एक्सेस ऑफ वाटर इस्तेमाल करके, पहले हम नहाते थे तो सीधे खेत में पानी जाता था। अगर आप गांव के हैं तो आप इस चीज को समझते होंगे कि आपके नहाया हुआ पानी अगर खेत में जा रहा है तो वो वेस्टेज नहीं है। लेकिन आपका नहाया हुआ पानी नाली में होते हुए किसी सीवरेज में और फिर फाइनली किसी नाले में जाकर गिर रहा है, तो इट्स ए वेस्टेज ऑफ वाटर, जिसका कि असल में कोई उपयोग ही नहीं है। जरा ध्यान से देखें इस चीज को। मैं उस शादी के बारे में बात कर रहा हूं जहां पर आपने खाना खाया, आपने पंगत में बैठ के खाना खाया, तो यूजुअली आप उतना ही लेते थे जितना आपको खाना है। अभी आप बुफे कर रहे हो तो आप खाना वेस्ट कर रहे हो, आप प्लास्टिक वेस्ट कर रहे हो, आप एक्सेस ऑफ वाटर का इस्तेमाल कर रहे हो, बिजली बिना बात खर्च हो रही है, जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि उत्सव नहीं मनाना चाहिए, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि उत्सव मनाने का जो खर्चीला तरीका है, जिस वजह से हमारा, क्योंकि आप एक्सेस ऑफ बिजली इस्तेमाल करोगे तो जाहिर सी बात है हमारे बिजली घरों को ज्यादा बिजली बनानी पड़ेगी, बहुत ज्यादा। और जितनी ज्यादा बिजली बनेगी, एक बार फिर देखा जाए तो हम इसको, हम साइंस की लैंग्वेज में बोलते हैं कार्बन यूज।
तो कार्बन यूज हमारा बढ़ रहा है, कार्बन लोड हम बढ़ाते जा रहे हैं, प्रकृति के संसाधनों का इतना जबरदस्त दोहन कर रहे हैं जिसकी असल में देखा जाए तो आवश्यकता ही नहीं है। मुझे अच्छे से याद है जब मैंने पहली बार 7वीं कक्षा में एयर कंडीशनर देखा था, तो मैं बाहर आके मेरे पिताजी को बोला था, मैंने कहा अंदर बड़ा, एक डॉक्टर के यहाँ गया था, तो एयर कंडीशनर के बोला था, मैंने कहा बिना आवाज का कूलर है, बड़ा शानदार सा एयर कंडीशनर के लिए, दैट वाज माय डेफिनेशन। आई वाज ए स्मॉल किड। इंदौर में एक डॉक्टर के गया था मैं, तो बिना आवाज के एयर कंडीशनर, वो एयर कंडीशन वाज ए लेविश थिंग, बहुत जबरदस्त एक लग्जरी थी। आज हर दूसरे व्यक्ति के सर के देखो पीछे चैम्बर में भी एसी है, प्रिंसिपल के चैम्बर में एसी तो हमारे, मैंने तो कभी नहीं देखा था मेरे कॉलेज में, पर आप देखिए एसी नाम की चीज जो कि कूलर से कम 10 से 15 गुना ज्यादा बिजली इस्तेमाल कर रहा है, हमने विकास के चक्कर में इतने विकसित हो गए, जब काम चल सकता था तो हमने एसी लगा लिया। विकास बढ़ता बढ़ता जा रहा है हमारा। अगर देखा जाए तो पीछे हम प्रकृति के ऊपर एक लोड डाल रहे हैं, क्योंकि ज्यादा बिजली पैदा करनी पड़ेगी हमारे सिस्टम को, और बहुत ज्यादा बिजली पैदा करनी पड़ रही है। यानी कि जहां कार्यक्रम एक पंखे से चल रहा है वहां हम एक एयर कंडीशन लगा रहे हैं, तो हमने बिजली का जो खर्च है वो 20 गुना, 15 से 20 गुना बढ़ा दिया। ये मैं सिर्फ एग्जांपल लिया है, हमने अपने घरों में भी कर लिया। अभी अगर आप देखेंगे तो हर दूसरे घर में एयर कंडीशनर है, अगर आप शहर में चले जाएं तो। गांव का तो मुझे, छोटे शहरों का तो नहीं पता, इवन छोटे शहरों में भी हर व्यक्ति इस्तेमाल कर रहा है, पैसा बढ़ गया, हमने विकास कर लिया। मैं विकास के चूंकि लाइफस्टाइल पर हमने बात कर ली, मैं वाटर के संबंध में चला हूं कि पोल्यूशन को हमने किया क्या। हमने ओवरऑल, अगर आप ध्यान से देखें तो हम लोग कर क्या रहे हैं, हमने नहाने का पानी बाहर निकलने दिया बड़े आराम से। हमने कहीं भी ये नहीं सीखा कि जो जुलाई अगस्त सितंबर में भगवान फ्री में बहुत शुद्धतम पानी देता है, उसका हम इस्तेमाल करना सीखे, हमने सीखा ही नहीं अभी तक। हम अभी तक धरती को खोद के, यानी कि एक खर्च करके एक और चीज खर्च कर रहे हैं, जबकि प्रकृति से जो बिना किसी खर्च के हमें मिल सकता है, जो आकाश से आ रहा है, जो प्रॉपर मिनरल वाटर होता है, अगर आपने ध्यान दिया हो, बारिश का पानी पीने लायक होता है। अगर आप बारिश का पानी इकट्ठा कर सकते हैं, कभी आप ट्राई कीजिएगा, और वो बहुत अच्छे टेस्ट का होता है, आपके नलों से भी अच्छे टेस्ट का, आपके जमीन से भी अच्छे से अच्छे टेस्ट का। इतना स्वादिष्ट पानी जिसको आप खाना बनाए तो आपकी रोटी में बड़ा अच्छा स्वाद आएगा। मैंने एक्सपेरिमेंट किया हुआ है पिछले कुछ सालों में, कि बारिश का पानी मैं इकट्ठा करता हूँ, उससे खाना बनता है हमारा कई बार। उसको पीने में इस्तेमाल करना, बट जस्ट एक्सपेरिमेंट, क्योंकि मुझे पता है इतना सारा पानी मैं इकट्ठा नहीं कर सकता, मैंने वो संसाधन कभी सोचे ही नहीं थे। पर सोचिए अगर आप बारिश का पानी हम सब इकट्ठा करने लग जाए, रोई पीने लग जाए, तो स्वास्थ्य कहाँ जाएगा। एक छोटी सी बात मैं आपसे बहुत अच्छे से करना चाहूंगा, ये जितनी भी बातें आप लोग विकास वगैरह कर रहे हैं, या विकास और ये वो पॉल्यूशन, अंततः जो अगर आप ध्यान दे रहे हो तो एक शब्द पर आकर अटकता है, वो है मानव स्वास्थ्य। अगर आप सही ढंग से चीजों को लेते हैं, कि आप मुझसे वाटर पोल्यूशन यानी कि जल प्रदूषण के संबंध में बात करें, वायु प्रदूषण के संबंध में बात करें, धरती के प्रदूषण के संबंध में बात करें, वैचारिक प्रदूषण के संबंध में बात करें, ये बड़ा चौथा शब्द बड़ा शानदार है, वैचारिक प्रदूषण। ये किसी भी संदर्भ में चले जाएं, अंततः जो आपका चरम लक्ष्य होता है वो होता है मनुष्य का स्वास्थ्य। और मनुष्य का स्वास्थ्य दो संबंधों में होता है, एक तो भौतिक रूप से जो आपको सामने नजर आ रहा है कि आप स्वस्थ हैं, आपको बुखार नहीं आ रहा है, आपको खुजली नहीं चल रही है, आपको खांसी नहीं हो रही है, आपके कहीं दर्द नहीं हो रहा, और एक होता है मानसिक स्वास्थ्य जिसमें आप खुश हैं। मैं ऐसे बहुत सारे उदाहरण जानता हूं जहां लोग शारीरिक रूप से तो बड़े स्वस्थ होते हैं, लेकिन उनका मन खुश नहीं होता, और ये चीज आप सब समझते होंगे। आप लोग कई बार एक शब्द का इस्तेमाल करते होंगे, यार आज तो मूड अच्छा नहीं है, आज मजा नहीं आ रहा है। मेरे ख्याल से सबको ये पता है। तो हम इस जो मानसिक स्वास्थ्य है इसको तो स्वास्थ्य मान ही नहीं रहे, हम वैचारिक प्रदूषण पर तो बात कर ही नहीं रहे। हम लोग सिर्फ भौतिक प्रदूषण पर बात करके एक बात खत्म हो रही है हमारी, हम सभी की। आप सब बच्चों को ये जो दोनों तथ्य होते हैं हमारे स्वास्थ्य के, जिसे हम कहेंगे शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य, अंततः इस पर जाना ही सोचना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। चाहे आप किसी भी स्तर के प्रदूषण की मुझसे आप बात करें, चाहे जल प्रदूषण, चाहे वायु प्रदूषण, धरती का प्रदूषण, चाहे वैचारिक प्रदूषण, किसी भी प्रदूषण पर आप मुझसे बात करें, हमें अंत में हमारे बारे में सोचना पड़ेगा, हमारी मनुष्यता के बारे में सोचना पड़ेगा, मनुष्यों के बारे में सोचना पड़ेगा। और जब भी मनुष्यों के बारे में सोचोगे, आपको दो स्तरों पर सोचना ही पड़ेगा, चाहे वो शारीरिक हो चाहे मानसिक। और हमें मानसिक पर ज्यादा काम करना है, क्योंकि शरीर के लिए तो हमने विकसित कर लिया है कि हमने खेलना शुरू कर दिया, हमने व्यायाम करना शुरू कर दिया, हमने अच्छा खाना शुरू कर दिया, हमने बहुत अच्छी उपज पैदा करना शुरू कर ली, हमने दवाइयां बना ली। विचारों के प्रदूषण का क्या कर रहे हो आप, आपको सोचना पड़ेगा ये बहुत जल्दी। और अभी नहीं तो अगले 20 सालों के अंदर अंदर एक पूरी की पूरी सिस्टम क्रिएट होने वाला है, जब हम लोग मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक प्रदूषण के बारे में बात करेंगे। ये बहुत आगे की बात है। शायद आप लोग जो बच्चे टीचर बन जाओगे मेरे ख्याल से 10 से 15 सालों में, तब आप इसके बारे में बात करोगे, खुल के बात करोगे इस बारे में।
मैं किस तरह से हमारे रिसोर्सेज, हमारे संसाधनों का उपयोग गलत तरीके से हो जाता है और फिर हम लोग पछताते हैं, उसका एक उदाहरण लूंगा। केरला में बाढ़ आई थी पिछले साल, आप सभी को पता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वो बाढ़ जो थी इंसानी गलती की वजह से थी, प्राकृतिक बाढ़ नहीं थी वो इंसानी गलती ऐसी थी कि एक डैम बनाया गया और उस डैम को एकदम से खोल दिया गया। उसी वक्त पर बारिश आई जा रही थी, बारिश आई जा रही थी। अगर वो डैम नहीं होता तो शायद उस जगह पे बाढ़ ही नहीं आती। में एक और गलती इंसानों की, मैं आपसे विकास के बारे में बात कर रहा हूं। विकास के लिए हमने डैम्स बनाए, लेकिन ये डैम ही हमारे लिए मुसीबत का कारण बने। विकास की दूसरी गलती, बॉम्बे की बाढ़ आपने सुनी होगी 2005 की। और वो बाढ़ इसलिए आई थी क्योंकि बॉम्बे और चेन्नई की भी बाढ़, मैं चेन्नई का भी नाम लूंगा 2015 वाला। दोनों जो बाढ़ों में एक कॉमन चीज थी कि हम इंसानों ने विकास के चक्कर में धरती को, जो वहां पर मैंग्रूव्स पाए जाते हैं, जो मैंग्रूव्स मतलब मैंग्रूव्स आई थिंक सब लोग जानते हैं, मैंग्रूव मंगल जो होते हैं, मंगल पादप। तो वेटलैंड जिसको बोलते हैं, वेटलैंड मतलब वेटलैंड, वहां पर जितने भी पौधे थे उनको हटा दिया, वहां पर बस्तियां बसा दी। वेटलैंड नहीं होने से समुद्र का पानी सीधे की सीधे धरती पर सीधा अप्रोच कर गया। जबकि वेटलैंड अगर आप ध्यान से जानते हो तो वेटलैंड की जो खास बात होती है वो स्पंज की तरह कार्य करता है, अपने अंदर पानी को समेट लेता है। और वेटलैंड न होने से क्या हुआ, सारी की सारी बाढ़ का पानी अंदर आ गया। गलती किसकी है? क्या प्रकृति की गलती है? प्रकृति तो बरसेगी, समुद्र तो अपना अपना उफान खाएगा और कुछ देर कुछ कुछ समय के लिए धरती पर आने का प्रयास करेगा। लेकिन हमने किया क्या? हमने उस समुद्र के आने के रास्ते को रोकने का प्रयास किया। गलती किसकी है? हमारी। तो हमने अपने पर्यावरण की समस्या हम जानते थे, हम एक समाधान भी जानते थे, लेकिन हमने क्या किया? गैर जिम्मेदार तरीके से काम करना शुरू कर दिया मेरे ख्याल से। हम लैंड पोल्यूशन पर आ जाएं। हम में से कितने लोग पेन का इस्तेमाल करते हैं? अपने अपने पेन को देखिए ध्यान से। पेन, आपके हाथ में पेन है, कितने लोगों का पेन यूज एंड थ्रो है? बहुत छोटी सी, एक मैं छोटी सी बात लूंगा, आपके हाथ में इस वक्त बात है वो, कितने लोगों का पेन यूज एंड थ्रो यानी कि इस्तेमाल किया और फेंक दिया? आपको जानकर आश्चर्य होगा, केरला में एक सख्त नियम है कि वहां यूज एंड थ्रो वाले पेन इस्तेमाल नहीं किया जाता है। केरला मोस्ट एडवांस और मोस्ट फॉरवर्ड स्टेट कहा जाता है हिंदुस्तान का, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोगों का। और वहां स्ट्रिक्टली जो 12th तक के बच्चे हैं उनको फाउंटेन पेन यानी कि इंक वाले पेन इस्तेमाल करने की इंस्ट्रक्शंस हैं। रीजन कि एक पेन जो हम लोग फेंक देते हैं वो असल में प्लास्टिक होता है, और वो प्लास्टिक का जो पोल्यूशन है वो बढ़ता जा रहा है। सोच के देखिए हम लोग कितने गैर जिम्मेदार हैं। हम पढ़े लिखे लोग हैं और हम यूज एंड थ्रो वाली चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं। लैंड पोल्यूशन आप उदाहरण के लिए ले सकते हैं। कितनी सारी तरह की चीजें हैं जब हम लोग प्लास्टिक इस्तेमाल कर रहे हैं। पॉलीथीन, बार बार सारी गवर्नमेंट्स पीछे पड़ जाती है, पॉलीथीन मत यूज करो, जहां तक हो सके उसको अवॉइड करो। लेकिन हम लोग कर क्या रहे हैं? पॉलीथीन को बढ़ाते जा रहे हैं। इस्तेमाल करने में ठीक है, आपकी गायों की हालत खराब हो चुकी है, गायें पॉलीथीन खा रही हैं, चलो कोई बात नहीं। आपको पता है पॉलीथीन आपको भी कहीं ना कहीं प्रभावित कर रही है। ये पॉलीथीन की थैलियां थी जिन्होंने दूसरा बड़ा कारण जिसकी वजह से बॉम्बे में बाढ़ आ गई। ये पॉलीथीन की थैलियां होती है कि आपके रिसोर्सेज, जो आपके शहर को साफ करने वाले लोग होते हैं, उनके लिए एक्स्ट्रा बर्डन बढ़ जाता है संसार में। जो शहर शायद 2 घंटे में साफ हो जाता है या साफ प्रॉपर साफ रह सकता है, वो सिर्फ प्लास्टिक की वजह से साफ ही नहीं रह पाता, एक्सेस में बढ़ रहा है। और हमें पता ही नहीं है हम कर क्या रहे हैं आसपास। आप सोचिएगा जरा ये सब चीजें। मैं नॉइस पोल्यूशन पर आ जाऊं। आप किसी एक वक्त शहर का एक हिस्सा, मैं शहर शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, गांव में मत जाइएगा। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि बहुत पीसफुल है पूरा का पूरा? अभी लॉकडाउन में मुझे पहली बार पता चला कि पीस क्या होती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, हमारा शहर शांत था, कोई आवाज नहीं। मैं जयपुर में जहां रहता हूं वो सबसे बिजी रोड है मेरे घर के आगे की तरफ, और वन ऑफ द मोस्ट बिजी एंड कंजेस्टेड रोड, सबसे ज्यादा ट्रैफिक होता है। जो लॉकडाउन के 2-3 महीने रहे, अप्रैल मई और जून वगैरह, उसमें इतनी शांति, मैंने वो डराने लग गई थी। शांति हमें डराती है। हम इतने शोर में रहने की आदत हो चुकी है हमें कि शांति अब हमें डराने लग गई। क्या ये विकास था क्या? इतना जबरदस्त शोर। अभी हालत ये हो रही है कि अब जो हमारी सरकारों को रात के कर्फ्यू लगाने पड़ रहे हैं, थोड़ा शांति काट जाओ भैया, कोरोना आपको मार डालेगा, कोरोना आपको परेशान कर देगा। खैर, मैं ये सारी की सारी बातें जो कर रहा हूं कि विकास जो है वो किस तरफ जा रहा है और हम लोग विकास किसको समझते हैं। तो इस इन सारी प्रॉब्लम्स को अगर रोका जाए, थोड़ी देर के लिए मैं कहूं कि समाधान कैसे निकाले जाए, सबसे अच्छा समाधान होगा हम कहीं ना कहीं हमारे रोजगारों के जो अवसर हैं, जहां है वो व्यक्ति, वहीं पर पैदा करने लगे।
ये सबसे बड़ी तरीका होगा किसी भी पॉल्यूशन को या पर्यावरण को बचाने का। मैं फिर रिपीट करूंगा, हम जहां हैं वहीं पर रोजगार पैदा होने लग जाए तो जो जनसंख्या का विस्थापन होता है एक जगह से दूसरी जगह, चीजें पुनर्स्थापित शब्द बोलूंगा, विस्थापन तो नहीं बोलूंगा, पुनर्स्थापन जो हो रहा है वो पुनर्स्थापन रुकेगा। पॉपुलेशन एक जगह पर जो एक साथ बहुत सारी बढ़ती चली जाती है वो बहुत ज्यादा, जिसको हम कहेंगे घनत्व, इतना ज्यादा नहीं होगा कि हमारे संसाधनों का दुरुपयोग होना शुरू हो जाए। हमें कहीं ना कहीं हमारे बच्चों को, हमारी जो संस्थाएं हैं, हमारे बच्चे, हमारा समाज, उसको जिम्मेदार बनना सिखाना पड़ेगा और हमें सिखाना पड़ेगा कि कितनी चीजों को न करा जा सकता है, अवॉइड किया जा सकता है, कैसे कैसे किया जा सकता है। क्योंकि अगर हमने ये आज नहीं किया तो यकीन मानिए हमें एक प्रॉपर एक स्कूल बनाना पड़ेगा आज से शायद 50 साल बाद, जो कि प्रॉपरली एम्प्लॉयज निकालेगा कि जाओ सारे गांव को ये सिखा के आओ कि क्या क्या गंदगी नहीं करनी है, क्या किस किस जगह से किस किस वजह से पोल्यूशन होता है। ये एक शायद डिपार्टमेंट ही बन जाए, मे बी पॉसिबल आने वाले वक्त में। बहुत हंसी की बात है ये, बट हो सकता है आज आने वाले वक्त में ऐसा कुछ हो जाए। हमें उससे बचना पड़ेगा। हम हो सकता है ऐसी स्थिति में आ जाएं कि हमें सांस लेने के लिए शहर से बाहर जाना पड़े, हमें साफ पानी पीने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़े, क्योंकि हम तो पैसे वाले तो हो चुके होंगे, हमने विकास के एक हिस्से को तो छू लिया होगा। हमने पैसा कमा लिया, लेकिन पैसा कमा के क्या हमने शुद्ध वायु ली? क्या पैसा कमा के क्या हम शुद्ध पानी हर वक्त ले पा रहे हैं? क्या पैसा कमा के क्या हम एक साफ सुथरी जगह पर जाकर, जहां बदबू नहीं आती हो किसी प्रकार की, वहां मैं बैठ सकता हूँ? क्या क्या मैं बहुत शांति से, सुकून से एक जगह बैठ सकता हूँ? क्या मुझे ये सोचना भी पड़ेगा। मुझे हमें एक मॉडल डेवलप करना पड़ेगा जहां विकास तीन स्तंभों से न आप आंका जाए, हमारा समाज, हमारा अर्थव्यवस्था और हमारा पर्यावरण। ये तीन चीजों के बीच में तो हमें बैलेंस बनाना ही पड़ेगा। मैं दोबारा रिपीट करूंगा, हमारा समाज यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति न रह जाए जिसको कि मौका न मिले, हमारा पर्यावरण इतना संदूषित न हो जाए कि हम खुद मुसीबत में आ जाएं, या हमारा जो जैसे हम आर्थिक विकास कहते हैं, इकोनॉमिक्स कहेंगे, वो हमारी प्रभावित ना हो जाए। हमें विकास को इस तरीके से सोचना पड़ेगा। हमें सोचना पड़ेगा कि गरीबी को किस ऐसे तरीके से हटाया जाए कि व्यक्ति को अंततः दोनों ही चीजों में फायदा हो, चाहे वो शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, यानी कि पॉवर्टी रिडक्शन। जब गरीबी को हम कम करें तो हम इस चीज का भी ख्याल रखें कि मनुष्य का स्वास्थ्य हर स्तर पर बना रह सके। मैं आपसे पॉपुलेशन प्लानिंग के संबंध में बात करूंगा। हमें कहीं ना कहीं बहुत बड़े शहर नहीं बसने देने चाहिए। जैसे कि अगर आप शंघाई के बारे में जानते हैं, चाइना में, वहां नया व्यक्ति बस नहीं सकता है। चाइना इज चाइना, वहां डेमोक्रेसी नहीं है, वहां अलग अलग तरह का सिस्टम है, वहां जबरदस्ती रोका जा सकता है। ठीक है, वहां बड़ा स्ट्रिक्ट मामला है। हमें छोटे शहरों के बारे में सोचना पड़ेगा। हमें जनसंख्या को एक जगह केंद्रित नहीं होने देना है, कैसे भी करके। अब इसके लिए गवर्नमेंट को कुछ करना पड़ेगा, हमें पार्टिसिपेशन करना पड़ेगा, हमारा अपना, हमारे बच्चों का, हमारे समाज का, हमारे एनजीओ जितने भी हैं, लोकल गवर्नमेंट जितनी भी हैं, हमारी जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं, पंचायत स्तर पर, तहसील स्तर पर, इतनी शक्तियां देनी पड़ेगी कि वो अपने पर्यावरण को सही ढंग से सुरक्षित करने के लिए निर्णय ले सके। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। हमें पॉलिसी मेकिंग के वक्त ध्यान रखना पड़ेगा कि एक व्यक्ति जो उस पॉलिसी से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है, वो उसको ध्यान रखना पड़ेगा। हमें सिर्फ एक ही संदर्भ में बात नहीं करनी कि हमने आर्थिक संबंध में बात कर ली, हमने सामाजिक संबंध में बात कर ली, या हमने सिर्फ पर्यावरणीय संबंध में बात कर ली। हमें तीनों को बैलेंस करना पड़ेगा। तो ये कुछ बातें हमें समझनी पड़ेगी पर्यावरण और उससे संबंधित सभी समस्याएं या उनके समाधानों के बारे में। कोई भी प्रश्न जो आप मुझसे पूछना चाहें, जिससे जो आपके मन में जिज्ञासा है, तो आप जरूर पूछिए प्लीज।